मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है और केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया है कि प्रतीकात्मक मंदिर कहीं पर भी बनाया जा सकता है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का केदारनाथ बचाओ यात्रा का बयान हास्यात्मक है। बाबा केदारनाथ खुद सृष्टि के रचयिता है। कांग्रेस की अज्ञानता दिखा रही है और वो कितनी सनातन विरोधी है ये भी बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ ही अंतिम रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यूसीसी के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों और विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूसीसी को विधिवत लागू किए जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता से सजगता से अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता भी लाई जाए और इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ ही कार्य करें। यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी गई है और इस संबंध में 3 उप समितियों का गठन भी किया गया है। नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी है, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी है और ये उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 23 सितंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में बताया गया है कि यूसीसी के संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बता दें आपको कि यूसीसी का दरअसल एक पूरा मुद्दा है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ ही अंतिम रूप दिया जाए। तो 43 बैठकें संपन्न हो गई है उप समिति की। बता दें आपको कि इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ ही अंतिम रूप दिया जाए। कहा गया मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यूसीसी के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए गठित उप समिति के कार्य और विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को विधिवत लागू किए जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता से और सजगता से अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता भी लाई जाए। उत्तराखंड में देर रात से कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिला अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से हालातों का जायजा लिया। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के कई स्थानों पर हो रही बारिश का औसतन
35% अधिक है और इससे कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। नदियों का जलस्तर भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने चारधाम मार्गों को लेकर भी कहा है कि जो सड़कें बंद हो रही है उनको 1 से 2 घंटे के भीतर ही खोलकर सुचारू किया जा रहा है, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो कई स्थानों पर उत्तराखंड में बारिश हो रही है और आपको बता दें कि बारिश हो रही है औसतन 35% हो रही है। और सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया है और औचक निरीक्षण में क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा, इसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। वर्चुअल माध्यम से हालातों का जायजा भी सीएम धामी लगातार ले रहे हैं। बता दें क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है, मैदानी एक अलग इलाका है, लेकिन पहाड़ों का जब जिक्र होता है, जब बात होती है, तो वहां पर बारिश जो है कई बार बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देती है, कई बार बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देती है। और ऐसे में ये जो बारिश होती है वो समस्या को बढ़ा देती है। बारिश लगातार होती है तो भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। भूस्खलन होने से कई जगह पर जाम हो जाते हैं। तो वर्चुअल माध्यम से सीएम धामी ने तमाम हालातों का जायजा लिया और बैठक भी की। बता दें आपको कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 35% जो अधिक बारिश हुई है, जिससे कि कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। नदियों का जलस्तर भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने चारधाम मार्गों को लेकर भी कहा है कि जो सड़कें बंद हो रही है उनको 1 से 2 घंटे के भीतर खोलकर सुचारू किया जा रहा है, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना के अंतर्गत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सरकारी विभागों में सम्मिलित करना और जरूरत पड़ने पर आरक्षण देने की घोषणा के बाद जहां एक और सत्ता दल बीजेपी में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। इस बात पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार आती है तो निश्चित रूप से अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जाएंगे। और क्योंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पर सैन्य धाम भी बन रहा है, जिसे देखते हुए विपक्ष को अपनी भ्रांतियां बंद करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व टिहरी लोकसभा प्रत्याशी ज्योति सिंह गुंसोला ने कहा है कि मुख्यमंत्री ये तो बताएं कि अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जबकि अग्निवीर योजना को मात्र खिलौना बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं मंगलूर उपचुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चमार ने बंगलुरु में एक भाजपा नेता कुलदीप गोयल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्हें बुरा भला भी कहा है। आपको बता दें कि उपचुनाव की ठीक एक दिन पहले निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चमार ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को समर्थन दे दिया था, जिसको लेकर मंगलोर के रहने वाले कुलदीप एडवोकेट ने दीपक चमार और करतार सिंह भड़ाना को जाति सूचक शब्द बोले थे, जिसकी ऑडियो वायरल हो गई थी, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही मिलकर एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही है। वीरेंद्र चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पूरा मामला बताएं विस्तार से। जी नेहा, अगर बात की अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, उपचुनाव मंगलौर में जो चुनाव हुए तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें एक सीट जो मंगलौर थी, मंगलौर विधानसभा में भाजपा जो प्रत्याशी थे उसने अपनी ताल ठोकी, उसी को देखते पूरी पार्टी करतार सिंह बढ़ाने के लिए काम करती, उसी में चलते कुछ अंदरूनी लोग थे, अपनी एक राजनीति कर रहे थे, इसको बढ़ाने के लिए राजनीति की। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे हमारे, उनको उठाने के लिए देखा होगा वीडियो में, स्टेटमेंट देख कर बढ़ाना, किसी भी तरीके से हराना, गाली जो कर रहे हैं इसमें
किसान यूनियन के नेता हुए, कुछ लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाति जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको लेकर आज एक तहरीर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी नेता पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है और जाति सूचक शब्द का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जानकारी दी है। तो उत्तराखंड का रुड़की का एक पूरा मामला है। बीजेपी नेता पर जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का आरोप लगा है। तो बता दें आपको कि बीजेपी नेता पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है और जिसको लेकर मंगलोर के रहने वाले कुलदीप एडवोकेट ने दीपक चमार और करतार सिंह भड़ाना को जाति सूचक शब्द बोले थे, जिसकी ऑडियो भी वायरल हो गई है। इसके चलते भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगा है और इसकी भी संभावना ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया गया है। अब आशा कार्यकर्तियों ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक 1,378 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। बाईस जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कांवड़ यात्रियों से समन्वय बनाने के लिए पुलिस विभाग ने अन्य राज्यों के आला अधिकारियों से पहले ही गोष्ठी कर चुकी है और जिन जिन राज्यों से कांवड़ ज्यादा आते हैं या ज्यादा संख्या में आते हैं वहां पर कांवड़ समितियां बनाई गई है, जो कि सभी कांवड़ यात्रियों के साथ गोष्ठी करने का काम करेगी। साथ ही हर कांवड़ की आधार कार्ड संबंधी सूचना पुलिस विभाग ने तैयार की है ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के दौरान विभाग ने यात्रियों को सहूलियत प्रदान कर सके। बता दें, इसके अलावा पुलिस ने कांवड़ संबंधी परेशानियों के लिए एक QR कोड भी हरिद्वार में लगाए हैं। इस कांवड़ियों के साथ में समन्वय बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उनका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड में और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के हमारे सभी कांवड़िए जाएं यहाँ से, यही हम लोगों का उद्देश्य है। दूसरी बात, हमने अंतर्राज्यीय, आपने समन्वय की बात करी, तो अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी हुई है। सबसे पहले मैंने उत्तराखंड में हम लोगों ने यहाँ पे करी, जिसमें तमाम राज्यों के आला अधिकारी आए थे। फिर उत्तर प्रदेश में भी कई गोष्ठियाँ हुई, जिसमें एक में मैं खुद गया था, मेरठ में हुई थी, वहाँ के DGP की अध्यक्षता में। तो ये जो समन्वय के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट आप कह रहे हैं, ये हम जैसे हरियाणा के कांवड़ियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं संख्या में, फिर यूपी से आते हैं। तो जहाँ जहाँ से आते हैं वहाँ पे कांवड़ समिति है, उनकी गोष्ठियाँ कराने के लिए हमने आग्रह किया है। वहाँ के लोगों के आधार कार्ड, उनके नाम, जैसे कि हमें पता रहे कि कोई एक्सीडेंसी होती है तो हम उनको तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह से, और जो हमारे यहाँ की जो भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है उसके बारे में पैम्फलेट्स, उनको इन्फॉर्मेशन देना। हरिद्वार पुलिस ने एक QR कोड जनरेट किया है, जिससे कि कांवड़ियों को किसी भी किस्म की सूचना चाहिए तो उस QR कोड पे जाकर के उनको सूचना मिल सकती है। इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कि ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम हो जाती है वो कम से कम हो या बिल्कुल न हो, उस दिशा में प्रयास किए जाते हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि बरसात के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बरसात के समय में हमें घर का और सादा खाना खाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों में पीने के पानी की आती है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पीने का पानी साफ हो, क्योंकि यदि खराब
खाना और खराब पानी का सेवन किया जाता है तो वह हमारे शरीर के लिए टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया जैसी अनेक परेशानियों को खड़ा कर सकता है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भुज में पेट्रोलिंग के दौरान अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से लोहाघाट के बीएसएफ के हवलदार दयाल राम शहीद हो गए हैं। सोमवार को बीएसएफ के जवान शहीद के पार्थिव शरीर को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके आवास पर लाया गया। और बता दें कि जब तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। उनकी पत्नी, तीनों बच्चों सहित परिजनों सहित सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। क्षेत्र के सैकड़ों लोग, पुलिस, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान और तहसीलदार लोहाघाट सहित कई अधिकारी उनके आवास में पहुंचे और जहां पर बीएसएफ के जवानों ने शहीद को सलामी दी, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवलदार दयाल राम के शहीद होने पर दुख जताते हुए कहा कि शहीद अमर होते हैं, भगवान शहीद के परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अगली खबर का रुख करते हैं। थाना सहसपुर के अंतर्गत अवैध रूप से पशु मांस की तस्करी में लिप्त एक अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 110 किलोग्राम अवैध भैंस का मांस बरामद हुआ है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में गोकशी, अवैध रूप से पशु कटान और पशु मांस की तस्करी में लिप्त लोगों पर संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को सार्थक सिद्ध करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया है, जिसके अनुपालन में थाना सहसपुर पर गठित पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर रोककर चेक किया तो उसके कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार उसे किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सहसपुर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त थाना सहसपुर का हिस्ट्री शीटर है, जिससे पूर्व में भी पुलिस ने कई बार नशा तस्करी और अन्य अभियोगों में जेल भेजा जा चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।